हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की विज्ञान की दुनिया भाग 8। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 9, जिसका नाम है धातुएं और अधातुएं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किसी भी देश की समृद्धि उस देश द्वारा उत्पादित की जाने वाली धातुओं और अधातुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। किसी देश का धन संग्रहित सोने की मात्रा द्वारा नापा जाता है। गुणों के आधार पर तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, धातुएं तथा अधातुएं। धातु शब्द सुनने पर आपके मस्तिष्क में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पारे के बारे में तो नहीं सोचते हैं, बल्कि आप संभवतः लोहा, तांबा, जस्ता के बारे में ही सोचते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं। वास्तव में अभी तक पहचान किए गए 115 तत्वों में से 90 जो हैं वो है धातुएं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार धातुएं वे तत्व होती हैं जिनके कुछ निश्चित गुण होते हैं। उदाहरण के लिए धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। अपनी रासायनिक क्रियाविधि के अनुसार धातुएं यौगिक बनाने के लिए बंधन बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को निकालती हैं, इसलिए अधिकांश धातुएं धनात्मक आयन बनाती हैं। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की हीन चालक होती हैं। धातुएं यौगिक बनाने के लिए बंधन बनाते समय इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अथवा प्राप्ति करती हैं, इसलिए अधातुएं सामान्यतः ऋणात्मक आयन बनाती हैं। धातुएं यानी कि मेटल्स। ज्ञात सभी तत्वों में से लगभग 80% धातुएं हैं। धातु सामान्यतः वे तत्व होते हैं जो प्राय कठोर धात्विक चमक वाले, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक, तन्यशील और अघात वर्ग होते हैं। लोहा, सोना, तांबा, एल्यूमीनियम और शीशे जैसी सभी तत्व जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्राय प्रयोग करते हैं, धातु ही हैं। धातु जब अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे अपने संयोजकता कोश में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। धातुओं के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः स्थायित्व की यह अवस्था संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति से प्राप्त की जाती है। उदाहरणतः सोडियम तथा पोटेशियम परमाणु 1-1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन बनाते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित आयन बनाते हैं। इसी प्रकार एल्यूमीनियम उप संयोजकता कोश में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बनाता है। फिर आता है हमारा अधातुएं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त 111 तत्वों में से केवल 15 अधातु हैं। ये कठोरता तथा ऊष्मा तथा विद्युत के प्रति चालकता जैसे लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये रंगहीन होते हैं तथा ठोस रूप से टूटने योग्य होते हैं। यद्यपि यहाँ पर कुछ ही अधातु हैं जो पृथ्वी की परत का एक बड़ा भाग घेरे हुए हैं। ये विकास तथा जीवधारियों के जीवित रहने के लिए भी महत्वपूर्ण है। 15 अधातुओं में से 11 गैस हैं। शेष 4 अधातुओं में से जो गैसीय अवस्था में नहीं है उनमें से ब्रोमीन प्राकृतिक रूप से द्रव है तथा शेष 3 कार्बन, सल्फर तथा फॉस्फोरस ठोस हैं। कुछ और दूसरे तत्व हैं जो ना तो धातु हैं और ना ही अधातु के वर्ग में आते हैं, इन्हें उपधातु कहते हैं। ये धातु तथा अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ उपधातु तत्व धातु की तरह चमक पैदा करते हैं तथा कुचालक होते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी सभी उपधातु हैं। ऐसे खनिज जिनके धातु का निष्कर्षण सरलता से एवं कम लागत में हो जाता है अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं तथा सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। फिर है धातुओं के भौतिक गुण। सबसे पहला है कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर प्रवृत्ति की होती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम आदि धातुएं अधिक कठोर होती हैं तथा इन्हें सरलता से काटा नहीं जा सकता। इसके विपरीत सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं नरम होती हैं तथा उन्हें आसानी से काटा जा सकता है। धात्विक चमक।
ताजी कटी हुई धातुओं में दिखाई देने वाली चमक धात्विक चमक कहलाती है। अपने इसी गुण के कारण सोने चांदी जैसी धातुएं आभूषण तथा चमकीली सजावटी वस्तुएं बनाने के काम आती हैं। धातुओं के इस गुण का उपयोग दर्पणों की परावर्तक सतह बनाने में भी किया जाता है, जैसे चांदी का। चालकता, अधिकांश धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। सामान्यतः विद्युत के सुचालक ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने के कारण तांबे तथा एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत तारों में किया जाता है। कंप्यूटरों में विद्युत के सूक्ष्म संपर्क बनाने के लिए सोने तथा चांदी का उपयोग किया जाता है। तन्यशीलता, धातुओं की तन्यशीलता वाले गुण के कारण उनकी तारें खींची जा सकती हैं। तांबा, लोहा, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम जैसी अधिकांश धातुओं की तारें खींची जा सकती हैं। आघात वर्धनीयता, हथौड़े से पीटने पर धातुओं को पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। उनके इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोने चांदी जैसी अधिकांश धातुएं सबसे अधिक आघात वर्धनीय होती हैं। एल्यूमीनियम के कार्य का उपयोग सिगरेट, दवाइयों, भोजन तथा चॉकलेट आदि की पैकिंग में किया जाता है। रंग, धातुओं का रंग सामान्यतः रजत तथा सलेटी होता है। सोने का रंग पीला तथा तांबे का रंग लालिमा लिए भूरा होता है। ध्वनि उत्पादकता, सामान्य रूप से धातुएं ध्वनि उत्पादक होती हैं, अतः इसका उपयोग घंटियां बनाने में किया जाता है। गिटार व सितार जैसे ध्वनि यंत्र बनाने के लिए धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। धातुओं की उपस्थिति, अधिकांश धातुएं यौगिक बनाती हैं तथा वे पृथ्वी पर शुद्ध अथवा मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। केवल कुछ धातुएं ही मुक्त रूप से उपलब्ध हो पाती हैं। वे सामान्यतः क्लोराइड, सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट जैसे यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिसमें धातुओं के यौगिक मिले रहते हैं खनिज कहलाते हैं। लगभग सभी चट्टानों में खनिज होते हैं। जिन खनिजों में से धातु को लाभदायक रूप से व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सके उन्हें अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक खनिज में उपस्थित धातु इनकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते कि उसमें से सरल प्रक्रिया द्वारा धातु को व्यापारिक स्तर पर प्राप्त किया जा सके। अगला है सोडियम। इसमें धातु और उसका अयस्क कौन सा होता है? क्लोराइड, और ये क्या होता है? रॉक सॉल्ट NaCl। कैल्शियम यानी कि कार्बोनेट होता है इसमें, डोलोमाइट CaCO3 × MgCO3। सल्फेट से जिप्सम CaSO4। लोहा जो है उसका धातु और अयस्क है सल्फाइड और अयस्क है आयरन पायराइड, इसमें ऑक्साइड और हेमेटाइट। कॉपर और तांबा सल्फाइड, कार्बोनेट, चैल्कोसाइट और मेलाकाइट। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील नहीं होती तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उनके अयस्कों में मिट्टी, रेत तथा चट्टानों के कण अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। उदाहरणार्थ सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि। हीरा एक अधातु है जो ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। सोडियम धातु को सरलता से चाकू से काटा जा सकता है। आयोडीन नमक अधातु का घनत्व कई धातुओं से भी अधिक है। उपधातुएं वे तत्व जिनमें कुछ क्षण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के होते हैं उपधातु कहलाते हैं। बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी जैसे सभी तत्व उपधातु ही हैं। प्राय उपधातु तत्वों के परमाणु के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है परंतु वह फिर भी अधातु है। फिर आता है आपका धातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो हमारा ऑक्साइड बनता है 2Na2O3। अगर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधिकांश धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उदाहरण के लिए सोडियम ठंडे पानी के साथ ही तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सोडियम प्लस हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया,
प्राय सभी धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो धातु प्लस अम्ल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उदाहरण, जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हो गया हमारा जिंक, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। फिर आता है आपका अभिक्रियाशीलता श्रेणी। अपनी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को उनकी सक्रियता श्रेणी अथवा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में रखा गया है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी: अधिकतम क्रियाशीलता पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, लोहा, निकिल, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लैटिनम। तो ये यहाँ से न्यूनतम क्रियाशील है और ये अधिकतम क्रियाशील है। तो ये एक तरह से आपको सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर लोहा, फिर निकिल। इस तरह से ये इनका क्रम है। धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया: कुछ अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उनके लवण विलयन से विस्थापित करके निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लोहा यानी कि आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट को हमने मिक्स किया तो हमारे पास क्या बना, लौह सल्फेट और कॉपर FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को हमने एक साथ क्रिया कराई तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर MgSO4 प्लस Cu। उसके बाद जिंक और कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर। तो कोई भी धातु सक्रियता श्रेणी में अपने से नीचे स्थित अन्य धातु को विस्थापित कर सकती है, परंतु अपने से ऊपर स्थित किसी तत्व को विस्थापित नहीं कर सकती। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक धातु किसी अन्य धातु को उसके लक्षण विलयन में से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर आता है आपका धातुओं का वर्गीकरण। धातुओं को इन दो भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है लौह धातु। इन धातुओं में लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा इस्पात। फिर है अलौह धातु। इन धातुओं में लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसके उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। भारी धातुओं में आप देख सकते हैं लेड, मरकरी, कॉपर, ये आ गई। हल्की धातुओं में आपकी ये आ गई। उत्कृष्ट धातुओं में आपकी ये आ गई। रेडियोधर्मी धातुओं में रेडियम, यूरेनियम, थोरियम। रक्षक धातुओं में आ गई आपकी क्रोमियम, निकिल, जिंक, सिलिकॉन। दुर्लभ धातुओं में आ गई आपकी लिथियम, बेरियम। तो ये सारे आपके, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर है सोने की शुद्धता का प्रदर्शन। सोना चूंकि एक अक्रियाशील धातु है, इसलिए इसकी चमक समाप्त नहीं होती और यह आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना नरम होता है। इसे थोड़ा कठोर बनाने के लिए इसमें कॉपर, सिल्वर अथवा पीतल जैसी धातुएं आवश्यक अनुपात में मिलाई जाती हैं। सोने की यह मिश्र धातु आभूषण तथा अन्य सजावटी सामान बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती हैं, परंतु सोने में अन्य धातु मिलाने पर इसकी शुद्धता में कमी आ जाती है। सोने की शुद्धता को कैरेट इकाई में नापा जाता है। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना गया है। 22 कैरेट सोने में 92% शुद्ध सोना तथा 8% अशुद्धियां होती हैं। 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना तथा 25% अशुद्धियां मिश्रित होती हैं। धातुओं का उपयोग। सामान्य रूप से सभी धातुओं का उपयोग किया जाता है। कुछ धातुओं को मिश्रित करके अन्य धातु में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से धातुओं के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा घरेलू बर्तन बनाने के काम आते हैं। ये उद्योगों में बर्तन के काम भी आते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक हैं। कॉपर और एल्यूमिनियम विद्युत तार बनाने के काम आते हैं क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम विद्युत के सुचालक होते हैं। द्रव पारा धातु थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। सोडियम, टाइटेनियम और जिर्कोनियम परमाणु ऊर्जा के बनाने में काम आती है तथा उपग्रहों के बनाने के काम आती है। सोना और चांदी गहने बनाने के काम आते हैं और चांदी मिठाइयों को सजाने के काम भी आती है। इसके बाद आता है अधातुओं
क्षय होता है। आपने लोहे पे देखा होगा कि लोहे पे क्या होता है, अगर आप उसको खुले में छोड़ देते हैं या नमी वाली जगह में छोड़ देते हैं काफी दिनों तक, तो उस पे जंग लग जाता है। तो इसी तरह से लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत चढ़ना एवं एल्यूमिनियम के बर्तनों का सलेटी पड़ जाना आदि संक्षारण के सामान्य उदाहरण हैं। अगला है संक्षारण प्रतिरोधी धातुएं। अक्रिय होने के कारण सोने का संक्षारण नहीं होता। वायु, जल तथा अम्ल आदि सोने पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए सोने के आभूषण वर्षों तक अपनी चमक बनाए रखते हैं। टाइटेनियम के पाइप तथा बॉयलर बिना क्षय के काम करेंगे। यह एक भविष्य में उपयोग में लाई जाने वाली धातु है तथा भारत में इसके पर्याप्त भंडार विद्यमान है। संक्षारण की रोकथाम के उपाय, सबसे पहला हो गया प्रिंट करना। धातु की सतह का प्रिंट करना संक्षारण रोकने का सर्वोत्तम उपाय है। पेंट करने से लोहे से निर्मित वस्तुओं पर जंग द्वारा संक्षारण होने की संभावना नहीं रहती। फिर है ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस की परत धातुओं का वायु और नमी से संपर्क समाप्त करके उनके संक्षारण को रोकती है। फिर है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन द्वारा लोहे व स्टील व टिन या क्रोमियम धातु की परत चढ़ाकर इनको संक्षारण मुक्त किया जाता है, क्योंकि टिन या क्रोमियम स्वयं संक्षारित नहीं होती। यशद लेपन। लोहे की जंग से बचाने के लिए एक अन्य विधि यशद लेपन है। इसमें धातु की वस्तु को साफ करके उसे द्रवित जिंक में डुबोया जाता है। वस्तु को बाहर निकालने पर उस पर जिंक की एक परत चढ़ जाती है। फिर है एनोडीकरण। यह विद्युत लेपन की तरह वह क्रिया है जिसमें गंधक के अम्ल को विद्युत अपघटक के रूप में तथा एल्यूमिनियम की वस्तु को एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु। किसी धातु का अन्य धातु अथवा अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समान मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। बनाने का कारण, धातुओं की कठोरता को बढ़ाने के लिए धातु को वायुमंडल तथा रसायनों के कारण होने वाले संरक्षण के प्रतिरोधी बनाने के लिए धातुओं के गुणों में परिवर्तन लाने के लिए। तो ये था आपका पाठ धातु और अधातुओं पे। तो आइए देखते हैं कुछ याद रखने योग्य बातें। सोना, चांदी व प्लैटिनम उत्कृष्ट धातुएं जो वायु, जल और अम्लों से प्रभावित नहीं होती। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं पृथ्वी के भीतरी भाग से निकलती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं और उन पर पॉलिश की जाती है। धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक भी कहते हैं। तो ये था आपका पाठ। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। निम्न में से दुर्लभ धातु कौन सी है? तो इनमें दुर्लभ धातु कौन सी है? रेडियम। उसके बाद निम्न में से अधातु है, अधातु कौन सी है? लोहा, चांदी, सल्फर या पीतल, सल्फर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है सामान्य रूप से सभी धातुओं का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम घरेलू बर्तन बनाने के काम आता है। सोना एक कोमल धातु है। फिर है सामान्य रूप से धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। तो अगला अभ्यास कार्य है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अधिकांश धातुएं यौगिक बनाती हैं, तो ये सही है, अधिकांश धातुएं यौगिक बनाती हैं। लोहा तथा तांबा को सरलता से काटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, यह कथन गलत है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, यह कथन सही है। सोडियम धातु नरम होती है, यह कथन गलत है। तो ये थे आपके अभ्यास कार्य। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।